क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत।
हम दिखाते हैं सारे मनाजिर, हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत, जहां बात होती है आपसे ही जुड़े मुद्दों की जिन पर सियासत हावी है, और उसी सियासत के मायने हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो हिंदू आतंकवाद पर दिए गए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान के खिलाफ बीजेपी का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी ने शिंदे के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है और चेतावनी भी दी है कि अगर शिंदे को बर्खास्त नहीं किया गया तो संसद नहीं चलने देंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने पीएम और सोनिया से देश से माफी मांगने की भी मांग की है। इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गए है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। गृह मंत्री के यही बोल सुनकर बीजेपी का मिजाज गर्म हो गया है। मौका तो कांग्रेस के चिंतन शिविर का था, लेकिन इस चिंतन के बीच बीजेपी और आरएसएस का नाम भगवा आतंकवाद से जोड़कर शिंदे साहब ने खुद मुसीबत को बुलावा भेज डाला। अब बीजेपी के तेवर इतने तल्ख हैं कि चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता, हर कोई सीधे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से शर्मिंदगी की मांग कर रहा है। कई आंदोलनों का गवाह बन चुके दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मोर्चा संभाला, तो देश के दूसरे हिस्सों में स्थानीय सांसद और विधायक इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुशील कुमार शिंदे का पुतला फूंक कर भी बीजेपी अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही है। दिल्ली की एक अदालत में तो शिंदे के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज हो चुका है। जंतर मंतर पर विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का अंदाज ही ये बता रहा था कि बीजेपी का पारा कितना चढ़ा हुआ है। अगर आप समझते हैं कि देश कानून से बदल जाएगा तो जनार्दन द्विवेदी ने जो बात कही उससे कांग्रेस पार्टी ने पगला झाड़ दिया तो नहीं बदलेगा। आपको समाधान करना होगा। सोनिया गांधी माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे, शिंदे को बर्खास्त करें, और जब तक पूरे के पूरे बयान के लिए ये माफी नहीं आती और ये कार्रवाई नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं, उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया। गृह मंत्री का यह वक्तव्य आने के बाद सारे देश के लोगों में गुस्सा है। मोदी सरकार शिंदे जी को बर्खास्त नहीं करती है और उसके लिए खेद नहीं व्यक्त करती है कि लड़ाई केवल सड़क तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद के दोनों सदनों में भी भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को लड़ेगी। कांग्रेस के नेता के ये बोल उस वक्त सामने आए हैं जब पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव है और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बयान पर शिंदे के साथ खड़ी नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह का तो ये कहना है कि जो शिंदे साहब ने कहा वो मैं कई सालों से कहता आ रहा हूँ। कांग्रेस के दूसरे नेता भी बीजेपी की इस नाराजगी को फिजूल ही करार दे रहे हैं। आपने उसको पूरा सुना नहीं, मैंने पूरा सुना है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के जिक्र के साथ उन हिंदुओं का कि जिनको बीजेपी भड़काती है, हिंदूवाद की बात नहीं की उन्होंने। अब पूरा उसको दोबारा सुनिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो हिंदूवाद भड़काती है
उसका वो जनरल हिंदू की बात नहीं है। यानी बीजेपी की तल्खी के बावजूद फिलहाल कांग्रेस शर्मिंदा नहीं है, लेकिन देखना अब ये है कि इस देशव्यापी प्रदर्शन और विरोध से क्या कांग्रेस और गृह मंत्री बैकफुट पर जाने को मजबूर हो जाएंगे या फिर ये हो हल्ला सिर्फ एक दिन का हंगामा बनकर ही रह जाएगा। रजनीश त्रिपाठी के साथ नाज शेख, चैनल वन न्यूज। तो बिल्कुल शिंदे के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का ये हल्ला बोल है। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल वन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। उदय जी, जिस तरीके से शिंदे का बयान आता है उसकी निंदा की जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो मोर्चा पूरी तरीके से अब बीजेपी ने संभाला हुआ है, जो हल्ला बोल बीजेपी नेताओं की तरफ से जारी है, इस पूरे प्रकरण पर पहली प्रतिक्रिया आपसे। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की पेशबंदी है। देखिए, इसको टाइम को आप मार्क कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय ने कल कार्यकाल संभाला जी, और वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे परसेप्शन को चेंज करने के लिए आज से इस आंदोलन में शरीक हो गए। बिल्कुल, आंदोलन में शरीक होने के पीछे जो मंशा है, जो ये बताया जाना है भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को कि हम भी आक्रामक हैं। कांग्रेस अगर आक्रामक तरीके से हम पे आरोप लगा रही है, हम पर अगर कुछ बात कर रही है जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, तो हम भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। और इसी वजह से ये हल्ला बोल का कार्यक्रम भी है और इसका असर भी है। ये असर इस वजह से भी है कि राजनाथ सिंह ने कल ये कहा था अध्यक्ष पद लेने के बाद कि ये दायित्व है, बड़ा दायित्व उन्होंने संभाला है और 2014 में सत्ता तक पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जो होना चाहिए था आंदोलन और सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, देश को यह विश्वास दिलाने की जो बात थी, भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को जो विश्वास दिलाने की बात थी, ये उसी विश्वास दिलाने के कार्यक्रम के तहत ये हो रहा है। और वैसे भी शिंदे के इस बयान का विरोध होना ही चाहिए। शिंदे देश के गृह मंत्री हैं और इतना जो नासमझी पूर्ण बयान उन्होंने दिया है कि ये कैसे इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यक्रमों में आतंकवाद सिखाया जाता है। ये गलत बयान है और इस तरीके के बयान किसी गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से उदय जी जब ये बयान आया था तो अगर बीजेपी के रुख की बात करें तो वो आक्रामकता नहीं दिखाई दे रही थी और यही सवाल उठने लगा था कि बीजेपी को लेकर, संघ को लेकर इस तरह का बयान आया है, लेकिन जो आक्रामकता होनी चाहिए पार्टी के अंदर, पार्टी के नेताओं में, वो देखने को नहीं मिली थी। क्या ये माना जाए कि अभी तक नितिन गडकरी की अध्यक्षता में, जिस तरीके से वो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में पूरी पार्टी ठंडी पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया और नए अध्यक्ष बनने के बाद पूरी पार्टी में एक नई जान फूकी है, जिसका असर भी साफ तौर पर दिखने लगा है? जी बिल्कुल। एक तो ये कि 2014 में बहुत ज्यादा दिन नहीं है और ये चुनाव 2013 में भी हो सकता है, तो जब तक गर्मी नहीं आए तब तक तलखी नहीं आएगी और जब तक तलखी नहीं आएगी तब तक सत्ता की यात्रा आसान नहीं होगी। नितिन गडकरी के समय में भी कई ऐसे इश्यूज थे जिस पे तलखी आ सकती थी, वो तलखी नहीं आई। संभवतः वो नितिन गडकरी के समझ की वजह से उन पर उस तरीके के बयान नहीं आए। नितिन गडकरी जो है वो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स को ठीक से परसीव नहीं कर सकते हैं, संभव है इस बात की बात हो। राजनाथ सिंह ने इस नब्ज को पहचाना। राजनाथ सिंह को लगा कि जो उत्तर में, पूर्व में और जो जितने प्रदेश हैं उसमें इस तरीके के बयान की तीखी प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि साउथ से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। इस तरीके की बयान की तीखी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र से संभव थी, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल से नहीं है। कर्नाटक से फिर भी हो सकती है, लेकिन उत्तर में इसकी तलखी की जांच की जा सकती है। और इसी वजह से ये जो जंतर मंतर का कार्यक्रम, हल्ला बोल का कार्यक्रम है, उसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये स्टैंड लिया कि माफी मांगे, शिंदे माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? इसलिए कि देश बदनाम हुआ है। देश पर इस तरीके के बयान देने से जो विदेशों में देश की छवि खराब हुई है, और इस पे हाफिज सईद बोल रहे हैं कि आप पहले अपने यहाँ के आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे बुलाने आएंगे। तो ये कुल मिला के ये उल्टा पड़ने वाला बयान था, जिसको कि कांग्रेस के नेता भी ये कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था कि आतंकवाद
आतंकवाद हिंदू नहीं होता, आतंकवाद मुसलमान नहीं होता, आतंकवाद सिख नहीं होता, ईसाई नहीं होता। तो आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। हमारे ख्याल से ये दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो उस बयान के, शिंदे के बयान को डाइल्यूट करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। बिल्कुल। जिस तरीके से उदय जी ये जो कह सकते हैं बीजेपी का हल्ला बोल है, इस पर कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पर? क्या कांग्रेस झुकती है या सुशील कुमार शिंदे माफी मांगते हैं? इस पर तो हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने, उनको ये अध्यक्ष पद मिला, उसके बाद ये कहा जाने लगा और चर्चाएं भी शुरू हो गई कि काफी चुनौतियां हैं राजनाथ सिंह के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस हल्ला बोल से और बीजेपी की आक्रामकता को देखकर ये समझा जा सकता है कि उम्मीदें भी राजनाथ सिंह से बहुत है पार्टी को। यही वजह है कि उन्होंने हुंकार भरी तो पीछे पीछे तमाम नेता आगे बढ़ गए कि जरूर 2014 के चुनाव में राजनाथ सिंह ही फतह करवाएंगे, सत्ता पर काबिज होने का मौका दिलवाएंगे। हाँ, ये एक नया विश्वास लोगों को हुआ है राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और ये अच्छी बात है। इसके पहले देखिए, इसके पहले जो राजनाथ सिंह का कार्यकाल था, मैं उसे बहुत अच्छा कार्यकाल नहीं मानता, इसलिए कि राजनाथ सिंह ने अपने पहले कार्यकाल में ये सत्ता पर से पकड़ ढीली कर दी थी बीजेपी की। लेकिन मैं साथ में ये भी मानता हूं कि कभी दो कालों की तुलना नहीं हो सकती। कभी आप तुलना अगर करेंगे तो आप देखिए 1977 की तुलना अभी से नहीं हो सकती, 1975 की तुलना अभी से नहीं हो सकती, 2001 की तुलना फिलहाल अभी 2013 से नहीं हो सकती। तो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग विषय होते हैं और अलग अलग इश्यूज होते हैं, और अभी के कालखंड में जो इशू है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक होने की बात है, और भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहा है उसके प्रति आक्रामक होने की बात है। तो ये कुल मिला के राजनाथ सिंह के लिए जो चुनौतियां हैं 2014 के परिप्रेक्ष्य में है, और 2013 में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। कई विधानसभाओं के चुनाव हैं और उसमें अगर विधानसभाओं के चुनाव में राजनाथ सिंह पार्टी के खेवनहार बन जाते हैं तो उनका नेतृत्व और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा और 2014 का चुनाव जीतना आसान होगा। बिल्कुल, लेकिन उदय जी ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे पहले उससे मिले थे जिसका वो फायदा नहीं उठा पाए, चाहे वो बात महंगाई की करे, चाहे वो सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों की करे, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी खेल सकती थी, उसका पूरा फायदा उठा सकती थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जान फूकती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब पार्टी को यह विश्वास होने लगा है कि 2014 में तो हमें ही जीत मिलेगी, कांग्रेस का हम सुपड़ा साफ कर लेंगे। आपको ये लगता है कि अगर यही जान, ये जो आक्रामकता है, या ये कहें कि ये जो कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से स्टैंड उठाया गया है, अगर तमाम दूसरे मुद्दों में भी यही बीजेपी के तख्त तेवर देखने को मिलते तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन कह सकते हैं देर आए सवेर आए, जब भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं जाग तो गई है बीजेपी और इसका फायदा आने वाले वक्त में उसे मिल सकता है। जी नेहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि इस तरीके की अगर तलखी, इस तरीके की आक्रामकता अगर इसके पहले आई होती और इसके पहले अगर हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी की छवि एक सबड्यूड पार्टी की नहीं होती, एक ऐसी पार्टी जो कि चीजों को बर्दाश्त कर लेती है, सीखती रहती है, ठीक है, खींचते खींचते चलती है। अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी, उसने पहला कदम बढ़ा दिया, और पहला कदम बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला कदम अगर बढ़ गया तो आप निश्चित तौर से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और ये जो कल की जो ताजपोशी हुई और आज से जो कार्यक्रम हुआ है, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चला रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हुई हैं। एक तो ये कि तमाम नेताओं में एका दिखाई देने लगा है, एका दिखाई देने को, यानी एक मन से सुषमा जी भी बोल रही हैं, राजनाथ सिंह भी बोल रहे हैं, दूसरे नेता भी बोल रहे हैं, और उधर नितिन गडकरी साहब नागपुर में गरज रहे हैं। तो ये हुआ कि ये जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नेताओं के बीच की जो गोंद है वो गोंद पतली हो गई थी। राजनाथ सिंह उस गोंद को गाढ़ा करने का काम करेंगे ताकि अगर चिपके रहे एक दूसरे से तो वो आगे की यात्रा आसान हो।
बिल्कुल, लेकिन उदय जी, जिस तरीके से ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये तल्खी अभी तक बीजेपी के अंदर कहां थी, क्या वजह थी कि ये तल्ख तेवर नहीं देखने को मिल रहे थे, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने कभी अपनी आक्रामकता नहीं दिखाई। लेकिन अगर ये जो चीजें अब आई हैं बीजेपी के अंदर, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या अभी तक पार्टी नेताओं के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था, कोई नेतृत्व करने वाला, कोई ऐसी कोई शख्सियत नहीं थी जिसके पीछे पीछे वो चले इस उम्मीद के साथ कि वाकई में जरूर हमें फतेह मिलेगी, जरूर हमें जीत मिलेगी? या फिर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे उनसे पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद था, लेकिन अब वो मतभेद दूर होता नजर आ रहा है क्योंकि राजनाथ सिंह को चुन लिया गया है। राजनाथ सिंह ऐसे शख्स हैं जिन लेकर सभी में सहमति है और यही वजह है कि उनकी बात मानने से भी कोई इनकार नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले जो अध्यक्ष महोदय आए थे, ये परसेप्शन की बात है नेहा। परसेप्शन जो है, पॉलिटिक्स की परसेप्शन हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। राजनाथ सिंह उत्तर भारत से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार की जो धरती है वो राजनीति को समझती है, सूंघती है, उसे ही खाती है, उसे ही चबाती है, उसी पर सोती है, उसी को ओढ़ती बिछाती है। जबकि संभव है कि दूसरे जगह पर ऐसी बातें नहीं हो। तो राजनाथ सिंह में ये फायदा हुआ कि राजनाथ सिंह का परसेप्शन ये ज्यादा अच्छा है भारतीय जनता पार्टी विसाविस देश की राजनीति के तहत, कि कौन सा इशू ऐसा होगा जिस इशू को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। संभव है ये परसेप्शन महाराष्ट्र के मामले में नितिन गडकरी साहब का ज्यादा अच्छा हो, और महाराष्ट्र के मामले में वो अगर कोई कार्यक्रम इस तरीके से देते तो वहीं से ये इसका आगाज किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। एक तो ये कार्यक्रम देने, नेताओं को सहमत कराने और आगे बढ़ के नेतृत्व करने, इसमें जो तीनों काम जो भी व्यक्ति ठीक से करेगा उसके साथ लोग आएंगे, क्योंकि लोग तो उबल रहे हैं, लोग तो हैं। महंगाई इतना बड़ा इशू था, महंगाई वैसे ही निकल गई और महंगाई पर कोई इस तरीके से चर्चा नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई जेल भरो नहीं हुआ, सड़क नहीं भरी गई, तमाम तरीके की बातें हुई। उसके बाद जो दिल्ली में जो महिला पर रेप हुआ, उसके बाद जो आक्रोश को देखा नेताओं ने, तो नेताओं को ऐसा लगा कि अगर हम लीड नहीं लेंगे तो नेता जो जनता है वो स्वयं लीड ले लेगी। अभी लगभग यही स्थिति आ गई है, जबकि भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल ये सरकार, जो केंद्र की सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं क्षीण हो रही हैं। ऐसे समय में अगर भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो अगर ठीक से अगर अपने कार्यक्रम नहीं चलाए तो फिर जनता वही कहेगी कि देखिए ये इनमें वो दम नहीं है जो कि हम सोचते थे। बिल्कुल उदय जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, दरअसल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और फिर इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुंभ प्रयाग 2013 के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा परमानंद बैकुंठ में भी नहीं जो प्रयाग की धरती पर सभी संत, भक्त और भगवंतों द्वारा सुशोभित हो रहा है। कुंभ की तारीख 14 जनवरी से 10 मार्च। इस माघ मास में पुण्यों के भागीदार बने, कुंभ में आए, पुण्य कमाएं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की पहचान, समृद्ध किसान। कृषि को लाभकारी धंधा बनाने का मुख्यमंत्री का सपना अब हुआ साकार। 0% ब्याज दर पर 65 लाख किसान परिवारों को लाभ पहुंचाने हेतु 10,000 करोड़ के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य। अपेक्स बैंक। तो ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी के हल्ला बोल की हम बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी का ये हंगामा, ये विरोध दरअसल शिंदे के बयान को लेकर है, लेकिन सुशील कुमार शिंदे अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह का विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका विवादास्पद बयान आ चुका है, एक लंबी फेहरिस्त है। आइए उस पर नजर डालते हैं कि किस नेता ने कौन सा बयान दिया था।
कांग्रेस के एक एमएलए जो हिमाचल के अभी चरित्रहीनता और उसको अपनी प्रेमिका को मारने के उसमें जेल में गए हैं। उनका एक बुजुर्ग नेता अवैध संतान पैदा करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा उसका निर्णय लिया गया है। तो क्या मैं ये मानूं कि सारे कांग्रेसी अवैध संतान पैदा करते हैं या सारे कांग्रेसी अवैध संतान है? और यूपीए के सरकार ने षड्यंत्र किया, गलत प्रचार करके मेरे बारे में बदनाम करने की कोशिश की गई, पर मैं भी मर्द आदमी हूं। तमाम कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करके हिंदुस्तान की जनता को मर्यादा थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, इसलिए मुझे बहुत मर्यादा का पालन करना पड़ता था। अब तो मैं खुला हो गया हूं और मैं आह्वान करता हूं कांग्रेस पार्टी को, लड़ लो, तुम्हारे में जितनी हिम्मत होगी लड़ लो, जितना मेरे खिलाफ कहना उतना कह लो, दूध का दूध और पानी का नहीं साफ हो जाए। नहीं, उन्होंने फांसी की सजा के रिकमेंड ही नहीं किया। उन्होंने 20 साल की और ताउम्र दो सजाएं रिकमेंड की है। किसी आंदोलन या किसी इंडिविजुअल केसेस के ऊपर मुल्क के कानून नहीं बनते हैं। मुल्क के कानून पूरे मुल्क की ऐसी परिस्थितियों को देखकर बनते हैं जो आज फोर्सीन नहीं है, आज नहीं दिखाई दे रही है। कल क्या परिस्थिति आएगी, तो रोज कोई घटना होगी तो रोज कोई घटना कानून बदला जाएगा। कानून रोज इस तरह घटनाओं पर इंडिविजुअल घटनाओं से नहीं बदलते हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी, नितिन गडकरी और रशीद मसूद, ये 3 नेताओं के बयान हैं और इन बयानों को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि बेतुके बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये आज के तमाम बयान आए हैं और इन बयानों को सुनने के बाद कहा जा सकता है कि हमारे नेता बोलते ज्यादा है पर सोचते कम। क्या कहेंगे उदय जी आप इन बयानों को सुनने के बाद? मैं भी लगभग इसी से मिलती जुलती बात कहूंगा कि आजकल के नेताओं के सोचने में, बोलने में और करने में तारतम्यता नहीं होती। वो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और वैसे धैर्य की भी कमी हो गई है। पहले के राजनेताओं में धैर्य था, असीम धैर्य था, इसलिए वो उनकी जुबान जब चलती थी मर्यादा के अंदर रह के चलती थी। अब मर्यादा के अंदर रह के नहीं चलती। कोश्यारी जी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि क्या मैं ये कहूं कि तमाम कांग्रेसी अवैध संतानें पैदा करते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि उनके एक बुजुर्ग नेता पर इसी तरीके का आरोप है। ये बात बिल्कुल सच है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और संघ पर जो आरोप गृह मंत्री ने कहा कि उनके कैंप्स में इस तरीके से आतंकवादी तैयार होते हैं, ये बिल्कुल ही बेतुका बयान था। और इसमें इसी वजह से ये बेतुका बयान था कि ये इस पर शिंदे साहब ने विचार नहीं किया कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द एक तरीके से बड़ा बयान के तौर पर माना जाएगा उसको। उन्होंने कह दिया, कुछ कह दिया, बस कुछ कहना था इसलिए कुछ कह दिया, उसमें कोई तारतम्यता नहीं थी। और अभी के समय में ये खास करके ये संकट है, राजनीतिक संकट है कि मर्यादाओं से बाहर जाके लोग बोल रहे हैं और व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं बहुत ज्यादा। व्यक्तिगत आक्षेप लगाने के साथ साथ वो तू मैं की भाषा हो गई है। तू मैं की भाषा हम सड़कों पर तो सुनते हैं, लेकिन राजनेताओं के मुंह से ये सुनना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने, शोभा नहीं देता। लेकिन वाकई में यहाँ पर गौर करने वाली बात है उदय जी, जिस तरीके से एक तरफ तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो सुशील कुमार शिंदे के बयान की निंदा कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं, इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जो कल तक अध्यक्ष थे और आज अध्यक्ष पद से वो जब हट गए हैं, तो वो किस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या वो अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं? और जिस तरीके से वो हेकड़ी दिखाते नजर आए कि अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि अभी तो कांग्रेस की सरकार है, आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार होगा, तब वो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नितिन गडकरी को, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है? क्या उन्हें नहीं लगता कि अपनी मर्यादा में उन्हें रहना चाहिए? वो क्या बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूं नेहा आपसे। और इसके साथ एक बात और भी मैं जोड़ूंगा कि संभवतः नितिन गडकरी जो अधिकारियों को धमका रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा और ये कहां जाएंगे वगैरह वगैरह, जो बातें हो रही हैं ये उचित नहीं है। क्योंकि नितिन गडकरी को ये समझना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो भारत सरकार की एक ब्यूरोक्रेसी की जो संस्था है, उस संस्था पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, तंत्र पर टिप्पणी कर रहे हैं। तंत्र पर टिप्पणी करने का कोई लाभ नहीं है। नितिन गडकरी किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को, किसी भी इनकम टैक्स के कर्मचारी को बाहर नहीं भगा सकते, वो इनकम टैक्स विभाग में ही रहेगा। तो ये उनको समझना चाहिए कि जो भारत की ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है।
बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं उदय जी, कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने अपने बयान से ये भी साफ कर दिया है कि जो हमारे अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान से ये लगने लगा कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ नेताओं के हिसाब से चलते हैं, भले वो नेता सही हो या गलत हो, लेकिन वो काम करते हैं नेताओं के हिसाब से, सरकार के हिसाब से। भाई नेताओं के, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं और अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं तो भाई वो आज कांग्रेस के नेताओं की वजह से चल रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के कहने पे काम कर रहे हैं। कल को आपकी सरकार आएगी तो आपके कहने पे चलने लगेंगे। तो ये बात तो समझना चाहिए कि वो परमानेंट एक स्ट्रक्चर है, वो तंत्र है। अमेरिका का जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो प्रेसिडेंट के साथ आता है और प्रेसिडेंट के साथ जाता है, लेकिन यहां वो नहीं है। यहां जब वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर के खिलाफ इस तरीके से धमकी भरे शब्द में बयान देना कि मैं देख लूंगा और वो कहां चले जाएंगे, ये किसी राजनीतिक व्यक्ति की तरफ अगर इंगित होता तो ज्यादा शोभामान होता। इसमें ये स्ट्रक्चर के खिलाफ इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक और जो बात कही है अपनी बातों ही बातों में, वो ये बोल गए कि अभी तक जो भी उनके साथ हुआ उसे लेकर कभी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो अध्यक्ष थे, वो उसकी मर्यादा में थे, लेकिन वो भी बोलना जानते हैं, वो भी बोल के दिखाना चाहते हैं। अब वो अध्यक्ष नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अध्यक्ष नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी उच्छृंखल हो जाए जी। अध्यक्ष अगर नहीं है, मर्यादाओं से बंधे थे और उन्हें अपनी मर्यादाओं का ज्ञान था, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका सम्मान करता हूं इस सोच के लिए। लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं है और जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर पर टिप्पणी कर रहे हैं, वहां भी अगर मर्यादा के अंदर रह के और तब वो टिप्पणी किए होते तो शायद उनके प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ता। लेकिन अगर वो एक अधिकारी को, एक अदना सा अधिकारी को आप धमका रहे हैं कि कहां जाओगे, इसका मतलब मैं देख लूंगा, ये बाहें चढ़ाकर बोलने वाली भाषा है। ये इसे कम से कम हमारे राजनेताओं को गुरेज करना चाहिए और एक शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी राजनीति, हमारी संसदीय राजनीति, संसदीय शब्दावली इस तरीके की आक्रामकता और शब्दावली जो जिसमें एक परमानेंट स्ट्रक्चर को देख लेने की धमकी है, उसकी इजाजत नहीं देता। ये हमारे संविधान की आत्मा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये हमारे संविधान की आत्मा नहीं है और शोभा नहीं देता इन नेताओं को इस तरह के लफ्जों का, इस तरह के बयानों का इस्तेमाल करना। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इन मुद्दों पर जिस तरीके से आपने तमाम सारी चीजें कही और वाकई में ये सोचने वाली बात है। ये एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से हल्ला बोला जाता है बेतु के बयान को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, किस तरीके से हेकड़े दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जब सरकार आएगी तो अधिकारियों को देख लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है और उन्हें भी अपने बयान पर सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी आपका। और फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पल पल बदलती सियासत